नमस्कार, मैं हूं भीष्म कुमार और आप देख रहे हैं अवध क्लासेस। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो आपके होम एग्ज़ाम के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चंस को रखा गया है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अब तक लगभग कितनी जातियां खोजी जा चुकी हैं? आपके पास चार ऑप्शन हैं। इसका सही उत्तर है 1.7 से 1.8 मिलियन, यानी कि लगभग 17 से 18 लाख जातियों की खोज हो चुकी है। मायर के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 7 मिलियन जातियां हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 17 से 18 लाख जातियों की खोज हुई है, बाकी की खोज होनी बाकी है। अगला प्रश्न है, द्विनाम नामकरण पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो इसका प्रतिपादन किया था कैरोलस लीनियस ने। आप सभी ने पढ़ा होगा इसे। अगला प्रश्न है, पौधे के जननांगों को धारण करने वाले अंग को कहते हैं? वे अंग पौधे के जिसमें उनके जननांग पाए जाते हैं, यानी पुंकेसर और स्त्रीकेसर। इसका सही उत्तर है पुष्प। पौधे के पुष्प में उनके जननांग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मोनेरा से संबंधित है? देखिए, मोनेरा क्या है? एक किंगडम है जो कि 5 जगत किंगडम का एक भाग है। आर.एच. विटेकर के द्वारा दिया गया था। मोनेरा से कौन सा संबंधित है? सही उत्तर है एस्चेरिकिया। एस्चेरिकिया एक जीवाणु है, जबकि अमीबा प्रोटोजोआ है, स्पाइरोगैरा और जेलिडियम एक शैवाल हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? जो जीवाणुओं की शैवाल होती है, ये बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड से। अगला प्रश्न है, जंतुओं और पौधों के बीच की संयोजक कड़ी है। ये 4 संयोजक कड़ियाँ हैं। इनमें जंतुओं और पौधों के बीच की संयोजक कड़ी है, उसे आपको बताना है। इसका सही जवाब है यूग्लिना। देखिए, एक्टिना सरीसृप और स्तनधारी के बीच की संयोजक कड़ी है। नियोपिलाइना एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है, जबकि पेरिपेटस एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेंढक किस वर्ग का जंतु है? यानी फ्रॉग का जो क्लास है कौन सा है? मेढक है उभयचर, इंग्लिश में कहते हैं एम्फीबिया। मेढक एम्फीबिया का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कैरिस किस संघ का जंतु है? एस्कैरिस एक नॉन कॉर्डेट है। ये सभी नॉन कॉर्डेट संघ है और एक कॉर्डेटा है। कौन सा संघ है एस्कैरिस का? निमेटोडा। इसको निमेटीहेल्मिन्थीज या एस्केल्मिन्थीज भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है ये, सबको इसका उत्तर पता होगा। माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न है, संसार में 90% प्रकाश संश्लेषण होता है, किसके द्वारा होता है? वृक्षों के द्वारा, शैवालों के द्वारा, शाकीय पौधों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है शैवालों के द्वारा होता है 90% फोटोसिंथेसिस, क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग पे पानी है और अधिकांश पानी जो 95% पानी किसका है? समुद्रों में है, और समुद्रों में शैवाल पाए जाते हैं, तो शैवालों द्वारा सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकसित संवहन बंडल पाया जाता है? वेल डेवलप वैस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है? यानी वही पौधा होगा जो पूर्ण विकसित होगा। तो इसका सही जवाब है आवृतबीजी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में वेल डेवलप वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन उड़ने वाला स्तनधारी है? यहाँ पर 4 स्तनधारी हैं। कौन सा स्तनधारी जो उड़ता है? आपको सबको मालूम होगा, चमगादड़। चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी है। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करना कि चमगादड़ एक पक्षी है। चमगादड़ पक्षी नहीं है, ये स्तनधारी है, मैमल्स है, बच्चों को जन्म देता है। अगला प्रश्न है, फीता कृमि का द्वितीय पोषक है? सेकेंडरी होस्ट फीता कृमि। फीता कृमि को कहते हैं टीनिया सोलियम। क्या कहते हैं इसको? टीनिया सोलियम। तो इसका सेकेंडरी होस्ट क्या है? सेकेंडरी होस्ट है इसका सुअर, पिग है। ठीक है। अगला प्रश्न है,
अंजीर में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? यहाँ पर 4 पुष्पक्रम दिए हुए हैं। अंजीर में पाया जाता है हाइपेंथोडियम, ये स्पेशल पुष्पक्रम होता है, विशिष्ट पुष्पक्रम। अगला प्रश्न है, साइथियम क्या है? साइथियम क्या है? साइथियम को हिंदी में कहते हैं कटोरिया। अब आपको पता चल गया होगा साइथियम क्या है। साइथियम एक प्रकार का पुष्पक्रम है, ठीक है, जो यूफोर्बिएसी फैमिली में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, फूल गोभी का खाने वाला भाग क्या होता है? फूल गोभी का हम कौन सा भाग खाते हैं? तो फूल गोभी का हम खाते हैं पुष्पक्रम। फूल गोभी में क्या खाया जाता है? पुष्पक्रम खाया जाता है। ये कौन सा पुष्पक्रम होता है? फूल गोभी में पाया जाता है कंपाउंड कोरिम्ब पुष्पक्रम। कंपाउंड कोरिम्ब पुष्पक्रम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में रुधिर का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। मनुष्य का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो कि एक रंगा प्रोटीन है। अगला प्रश्न है, मुंडक पुष्पक्रम किस कुल की विशेषता है? यहाँ पर लिखा हुआ है किस कुल की विशेषता है मुंडक? मुंडक को इंग्लिश में कहते हैं कैपिटुलम। कैपिटुलम जो इन्फ्लोरेंसेस होता है, ये किस कुल की विशेषता है? तो ये है कंपोजिटी कुल की विशेषता, ठीक है, जिसमें सूरजमुखी आता है। अगला प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर कोशिका विभाजन की किस अवस्था में होता है? कोशिका विभाजन 2 प्रकार के होते हैं, समसूत्री, अर्धसूत्री। क्रॉसिंग ओवर होता है अर्धसूत्री विभाजन में, और वो भी अर्धसूत्री विभाजन में पैकेटिन अवस्था में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रंध्र किसकी बाह्य त्वचा में अनुपस्थित होते हैं? रंध्र, स्टोमेटा किसकी बाह्य त्वचा में अनुपस्थित होते हैं? तो जैसा कि आप जानते होंगे कि रंध्र पौधे के वायवीय भागों में पाए जाते हैं, तो इनमें से जो भी अवायवीय भाग होगा उसी में रंध्र अनुपस्थित होंगे। इसका सही उत्तर है जड़। जड़ की बाह्य त्वचा में रंध्र अनुपस्थित होते हैं। सहचर कोशिकाएं, कंपेनियन सेल पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाएंगी? तो कंपेनियन सेल पाई जाती हैं फ्लोएम में। फ्लोएम क्या है? एक ऊतक है जो फूड का कंडक्शन करता है। अगला प्रश्न है, हृदय स्पंदन सुनने के लिए डॉक्टर किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? हार्ट बीट को सुनने के लिए डॉक्टर कौन सा उपकरण इस्तेमाल करते हैं? तो उसका नाम है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से ये हार्ट बीट को सुनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पौधे की लंबाई में वृद्धि किसकी सक्रियता से होती है? देखिए, लंबाई में वृद्धि मेरिस्टेम से होती है, विभज्योतक से। तो कौन सा विभज्योतक होगा? शीर्ष विभज्योतक होगा। शीर्ष विभज्योतक से पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है, जबकि पार्श्व विभज्योतक से पौधे की मोटाई यानी गर्थ में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? आप लोगों ने कोशिका पढ़ी है। कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग हैं जिनके उपनाम होते हैं, तो इन कोशिकांगों में किसे कोशिका का कंकाल कहते हैं? इसका सही जवाब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको कहते हैं कोशिका का कंकाल। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। सेंट्रोसोम को कहते हैं डिवीजन सेंटर, विभाजन केंद्र कहते हैं। जबकि लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? एक वर्णक के कारण होता है। तो टमाटर या मिर्च, इनका लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, ठीक है। जैसे कैरोटीन कहाँ पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। क्लोरोफिल हरे पौधों में पाया जाता है। जेंथोफिल पीले रंग के जो पुष्प होते हैं उनमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हैच-स्लैग चक्र का प्रथम उत्पाद है। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश संश्लेषण। हैच-स्लैग चक्र, इसका दूसरा नाम है C4 चक्र, ठीक है। तो इसका पहला उत्पाद क्या है? इसका पहला उत्पाद है, चलो सबसे पहले इसका हम पूरा नाम बता देते हैं। PEP फास्फोइनाल पायरुविक एसिड, ऑक्जिलो एस्टिक एसिड, फास्फोगिल्सरिक एसिड, रिबोलोज 1,5 बाईफास्फेट। अब आप बताइए पहला उत्पाद कौन सा है? अगर आपने बताया OAA तो बिल्कुल सही है, ऑक्जिलो एस्टिक एसिड। अगला प्रश्न है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा था? देखिए ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस किसने कहा था? विर्चो ने कहा था। विर्चो ने कहा था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है कि प्रत्येक कोशिका अपने से पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए का संश्लेषण होता है यानी किस प्रावस्था में होता है? अगर आपने सेल साइकिल पढ़ा है तो आपको उत्तर जरूर मालूम होगा। डीएनए का संश्लेषण होता है एस प्रावस्था में, एस फेज में, जिसको सिंथेसिस फेज भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिकांग जंतु में नहीं पाया जाता है? यहाँ पर लिखा है कोशिकाओं, इसका कोशिकाओं नहीं है, यहाँ है कोशिकांग। कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ये सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनमें से लवक, जिसको प्लास्टिड कहते हैं, ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है पौधों की कोशिका में। अगला प्रश्न है, मानव में वृक्क की इकाई क्या है? किडनी की यूनिट क्या है? किडनी किससे बनता है? तो किडनी की इकाई है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। एक किडनी में, दोनों किडनी में लगभग 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज किस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है? आपने पौधों में श्वसन पढ़ा होगा। ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज किस पदार्थ में परिवर्तित होता है? एसिटिल कोएंजाइम, पायरुविक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या एसिटिक एसिड? तो इसका सही जवाब है पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज 2 पायरुविक अम्ल में बदलता है। एक ग्लूकोज 2 पायरुविक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में ऊर्जा देने वाला पदार्थ नहीं है। कौन सा पदार्थ जो ऊर्जा नहीं देता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। देखिए ये तीनों पदार्थ एनर्जी देते हैं जब दहन होता है इनका। विटामिन से हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, तो इसका उत्तर सही होगा विटामिन। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को 4S ग्रंथि कहते हैं? 4S ग्रंथि, ठीक है। इस ग्रंथि को इमरजेंसी ग्रंथि भी कहते हैं। 4 प्रकार की ग्रंथियाँ हैं, बताइए कौन सी ग्रंथि है? ये है एड्रीनल ग्रंथि, जो किडनी के ऊपर पाई जाती है। एक टोपी सी संरचना होती है, इसको इमरजेंसी ग्लैंड या 4S ग्लैंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फलों को पकाने वाला हार्मोन है। कौन सा हार्मोन फलों को पकाता है? फलों को पकाने वाला हार्मोन है इथाइलिन। यह एक गैसीय हार्मोन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वक्सीय कटहरा किसका बना होता है? थोरैकिक केज किससे बनता है? स्टर्नम से, पसलियों से, डायफ्राम से या सभी से? थोरैकिक केज बनता है इन तीनों संरचनाओं से। स्टर्नम एक बोन होती है जो थोरैक्स में आगे की तरफ होती है। पसलियाँ जो होती हैं ये पार्श्व में और पीछे की तरफ भी होती हैं, और डायफ्राम नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से थोरैकिक केज बन जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली निर्मित होती है किस पदार्थ से बनी होती है? कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का केमिकल नेचर क्या है? किससे बना होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लाइपोप्रोटीन से, ठीक है। लाइपोप्रोटीन से 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। लिपिड बाई लेयर और प्रोटीन की, देखो बाहर की तरफ प्रोटीन होती हैं और बीच में लिपिड की लेयर होती है, तो लिपिड प्लस प्रोटीन बराबर लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को, ठीक है। 22 मार्च को क्या होता है? जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? हरित लवक में। देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? भोजन बनता है। क्या बनता है? भोजन, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ग्लूकोज क्या है? भोज्य पदार्थ है। इसीलिए हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका मनुष्य के शरीर की कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका क्या है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म। स्पर्म सबसे छोटी कोशिका है। नर्व सेल सबसे बड़ी कोशिका है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? ठीक है, मास्टर ग्रंथि मतलब वही ग्रंथियाँ जो सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती हों, उन्हें कहते हैं मास्टर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथियाँ। ये हमारे ब्रेन में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? ब्रेन में, ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। मनुष्य में बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया, ठीक है। और यूरिया हमारे शरीर में कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। यूरिया कहाँ बनता है? लीवर में। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण दहन से कितने अणु एटीपी के बनते हैं? कितने अणु एटीपी के बनेंगे अगर एक ग्लूकोज का पूर्ण दहन होगा? इसका सही जवाब है 38 एटीपी बनते हैं। एक ग्लूकोज के पूर्ण दहन से 38 एटीपी बनते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? दांतों की संख्या कितनी होती है मनुष्य में? 32। लेकिन कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं मनुष्य में। कौन कौन सा होता है? देखिए, इंसाइजर होता है, दूसरा कैनाइन होता है, तीसरा क्या होता है? प्रीमोलर, और चौथा मोलर। ये 4 दांत होते हैं मनुष्य में। इनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। कौन कैसे होती है इनकी? 4 होते हैं, 8 दांत हो गए इंसाइजर, 4 हो गए कैनाइन, प्रीमोलर की संख्या हो गई 8, और मोलर की संख्या हो गई 12। ठीक है, मोलर हो गया 12, 8 हो गया प्रीमोलर, 4 हो गए कैनाइन और 8 हो गए इंसाइजर। टोटल हो गए 32। अगला क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के कशेरुक दंड में कितनी अस्थियां होती हैं? कशेरुक दंड की मतलब रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी अस्थियां होती हैं? वो भी किसके? वयस्क मनुष्य के। तो वयस्क मनुष्य में होती हैं 26 बोन्स, 26 अस्थियां होती हैं। ठीक है, मनुष्य का जो वर्टिब्रल कॉलम है वो 5 भागों में डिवाइड होता है: सर्वाइकल, थोरेकिक, लंबर, सैक्रल, कॉक्सिक। सर्वाइकल में 7 हड्डी होती है, थोरेकिक में 12 हड्डी होती है, लंबर में 5 होती है, सैक्रल में 1 और कॉक्सिक में 1 हड्डी होती है। टोटल होगी 26 बोन्स होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुष्प का तीसरा चक्र है? देखिए, पुष्प क्या होते हैं? इनके सभी भाग चक्रीय व्यवस्था में होते हैं। ठीक है, कौन सा चक्र तीसरा है? तो तीसरा चक्र होता है पुंकेसर का। ठीक है, बाहर होते हैं बाह्यदल, फिर होते हैं दल, फिर पुंकेसर, अंदर होता है स्त्रीकेसर। अगला प्रश्न है, सीपिया किस संघ का सदस्य है? सीपिया किस संघ का सदस्य है? तो ये है मोलस्का का। सीपिया किसका सदस्य है? मोलस्का का। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है। कपालीय तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व। कौन सी नर्व? क्रेनियल। क्रेनियल नर्व किसे कहते हैं? जो ब्रेन से निकलती हैं उनको कहते हैं कपालीय तंत्रिकाएं। इनकी संख्या होती है 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी। जबकि स्पाइनल नर्व की संख्या होती है 31 जोड़ी। अगला प्रश्न है, सभी कवक होते हैं, यानी जो फंगस होते हैं किस प्रकार के होते हैं? सभी कवक कैसे होते हैं? सहजीवी, परजीवी, परपोषी या मृतोपजीवी। आप लोगों ने सुना होगा कवक मृतोपजीवी होते हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया सभी कवक कैसे होते हैं। तो जरूरी नहीं कि सभी कवक मृतोपजीवी हों। सभी कवक कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, और ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में ज्वारीय आयतन, टाइडल वॉल्यूम की मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य में टाइडल वॉल्यूम की मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 500 ml। टाइडल वॉल्यूम क्या है? जब हम सांस लेते हैं, यानी जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है, उसमें एक नॉर्मल ब्रीदिंग में जितनी वायु फेफड़े में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है सांस छोड़ने पे, उसी को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम की मात्रा होती है 500 ml। तो ये हो गया आज के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने दोस्तों में वीडियो शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ ना कुछ जानकारी मिले। नमस्कार।